students, I am B.S. Pandey, your physics lecturer. Students, today we are in lecture number 38 of series of video lecture, standard 11. I am B.S. Pandey. Student, in today's lecture we will start new topic. It is सर्कुलर मोशन. इस टॉपिक में सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन दो तरह का है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग स्टैंडर्ड 9 में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. बेसिकली यहाँ पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ स्टैंडर्ड केसेस को स्टडी करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 38. It is circular motion. ठीक है. हाँ, अब जब हम लोग बात कर रहे होते हैं सर्कुलर मोशन का, तो जो हम अभी बोले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बेसिकली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर क्या है. तो ऐसा समझ लो बेटा कि अगर ये एक सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा हो, मूव कर रहा हो सर्कुलर पाथ पे, हम क्या बोले, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन UCM और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जब हम बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की करेंगे तो यहां पे हमारा स्पीड जो होगा v कांस्टेंट होगा, है ना. स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब हम बात करेंगे तो स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. स्पीड में और मे नॉट कांस्टेंट, पहली बात. और दूसरी बात, डायरेक्शन जो है, अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो या नहीं हो, लेकिन बॉडी अपने डायरेक्शन को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा होगा इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों केस में. यहां पे देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा केस है हमारे पास. ये मान लो सेंटर से लगा हुआ कोई हमने एक थ्रेड ले लिया और स्टोन को बांध दिया. ठीक है, अगर इसको हम रिल्ड करना शुरू कर दें, देखो इसी एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर लेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है इस स्टैंडर्ड 11th में, और जो कि मेंस और नीट का भी सिलेबस होगा. स्टूडेंट, अगर एक थ्रेड से हम लोग स्टोन को बांध दें और इस स्टोन को हम लोग रिल्ड करें, घुमाना शुरू कर दें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, समझ रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, कुछ इस तरह से, तब ये इस तरह से रोटेट करें. अगर हम बोर्ड को ऐसे उठा लें तो ये दिखेगा हमको कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रहा है गोल गोल. लेकिन इसी थ्रेड को अगर हम लोग स्टोन बांध के ऐसे हैंग किए हुए, लटकाए हुए और वर्टिकल प्लेन में घुमाना शुरू कर दें, अब दोनों में देखो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, तो जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मान लो वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में कुछ इस तरह से अगर दिखे हमको 3 डायमेंशनली, अब देखो क्या क्या हो सकता है. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका वेलोसिटी जो है वो आप कांस्टेंट भी रख सकते हैं और चेंज भी हो सकता है. बट मैक्सिमम टाइम जो आपके सिलेबस में आपको केसेस मिलेगा उसमें आपको क्या दिखेगा कि इसका स्पीड हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब ये मूव कर रहा होगा कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसका जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट होगा. दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इस तरह के केसेस आपको मिलेंगे. ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये आ जाएगा. इस तरह केसेस देखेंगे. जरूरी नहीं है अब आप एक साइकिल चला रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, उसमें स्पीड कहीं चेंज कर दिए ना, स्पीड बढ़ा दिए, घटा दिए, लेकिन डायरेक्शन तो हर जगह चेंज हो रहा है ना. तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों केसेस यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. लेकिन हम क्या बोले, आपके सिलेबस में जनरली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ पे भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन में. ऑलराइट, चलो अब देखो यहाँ पे जब बात वर्टिकल प्लेन में होगी तो यहाँ पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ही ट्रीट करेंगे. जैसे हम एक धागे से बांध दिए स्टोन को और इसको रिल्ड कर रहा है वर्टिकल प्लेन में, तो यहाँ पे क्या होगा, हर जगह इसका स्पीड भी चेंज कर रहा होगा. यहाँ पे दिख रहा है हमको ग्रेविटी का जो इफेक्ट है, यहाँ पे जो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होना शुरू होगा.
पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने के कारण ऑब्वियस सी बात है जो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, तो हर जगह स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ऑलराइट, सो विल स्टडी हियर इन vertical plane only the non-uniform circular motion. Why? Because the speed, that is the magnitude of velocity, ये स्पीड हर जगह बदल रहा होगा। ठीक है जी, हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि किस पॉइंट पे स्पीड क्या होता है और उसका क्या रिलेशन है। एक्सेलरेशन भी हम लोग देखेंगे, इस स्ट्रिंग में जब ये घूम रहा होगा टेंशन क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में, यानी कि सर्कुलर मोशन के टॉपिक में। आज तो बहुत ही बेसिक क्लास है स्टूडेंट। आज हम लोग लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज को कोरिलेट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसमें, यहाँ पे अभी बेसिक क्लास में जो हम लोग देख रहे हैं, फाउंडेशन हमारा है ये लेक्चर का, तो इसमें क्या है कि बहुत सिंपल चीज है, तो हम उसको माइन्यूटली समझ के नेग्लेक्ट कभी कभी कर देते हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके स्कूल लेवल में भी और IIT और नीट लेवल पे भी क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करने होंगे। चलो भाई, तो हम लोग यहां पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोले, वर्टिकल प्लेन में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कभी नहीं होगा, ये हमेशा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। क्यों भाई? क्योंकि हर जगह इसका स्पीड जो होगा वो बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी तो बदलना ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है, तो ऑफकोर्स वेलोसिटी चेंज होगा, बट स्पीड हम लोग यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म को कैटेगराइज कर रहे हैं स्पीड से, तो स्पीड भी हर जगह यहाँ पे बदलेगा, जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखो बेटा किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको है ना फेस करने पड़ सकते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग और मतलब यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, लेकिन कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो ये एक थ्रेड है, सीलिंग से ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है जी, इसको हम लोग कोनिकली घुमा दें। अरे सपोज करो, ठीक है, एक यहाँ पे स्टोन जो है धागे से बांध लिए, अब इसको हम रीड करना शुरू कर दे इस तरह से, ताकि यहाँ पे कुछ थीटा एंगल बना के ये कोनिकल पेंडुलम बने, इसको अपन कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम कुछ इस तरह से ये 3 डायमेंशनली दिखेगा। ये देखो, है ना, ये समझने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह से यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा। बेसिकली देखा जाए तो ये यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बना रहा होगा। अपन सॉलिड एंगल भी स्टडी कर चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी में पढ़े ना सॉलिड एंगल, तो यहाँ पे कुछ ये सॉलिड एंगल बना रहा होगा। मतलब कि इसकी रेडियस से इस सेंटर, ये लाइन कहां जा रहा है भाई, सेंटर पे, वैसे ये आ रहा है इधर की तरफ, अगर सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमने ब्लू मार्कर से सेंटर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये सेंटर से अगर थीटा बना रहा है तो ये थीटा हर जगह कांस्टेंट होगा, और ये कोनिकल पाथ पे, ये सर्कुलर पाथ पे कौन घूम रहा है, ये बॉब घूम रहा है, ये पार्टिकल घूम रहा है, लेकिन ये एंगल जो बना है वो सॉलिड एंगल बना है। बट दिस इज ऑल्सो द सर्कुलर मोशन, और इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रीट करेंगे, और बहुत सारा केसेस आ जाएगा जिसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और इससे रिलेटेड क्वांटिटीज को हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। ऑलराइट, चलो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज के बीच में स्टडी करते हैं। कौन सा क्वांटिटी, तो देखो लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए बन जाता है, सेगमेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसको कोरिलेट हम 2 जगह से करेंगे डायरेक्ट, जो कि आपको दिखेगा। एक तो फ्रिक्शन से इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कोरिलेट कर देंगे। बेसिकली अभी फ्रिक्शन हमने खत्म ही नहीं किया है, हमारा जो फ्रिक्शन चल रहा था ना, वो फ्रिक्शन अभी भी फिर से स्टार्ट होगा। जैसे हम लोग सेफ स्पीड पढ़ेंगे, टर्निंग, हम व्हीकल चलाते चलाते कितने तेजी से घुमा सकते हैं, राउंड अबाउट पे कितने एंगल से हम बेंड कर सकते हैं बाइक को या साइकिल को, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। पुल पे या कहीं भी हम जब इस तरह से घुमा रहे होते हैं तो जो बैंकिंग होता है हमारा, जब पुल पे टर्निंग होता है तो बैंकिंग का क्या वैल्यू होता है, वो क्यों होता है बैंकिंग, ये सब हम लोग सीखेंगे। या राउंड अबाउट पे जो बैंकिंग होता है उसका मतलब क्या होता है ना, ये सारा कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल देखो लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम ध्यान समझे बेटा। लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज में जो रिलेशन, तो सबसे पहले हम लोग देखो 3 चीज पे फोकस करना अपने को, 3 चीज। कौन कर भाई, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये 2 तरह का, कौन कौन, लीनियर और एंगुलर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपन एल से दिखाएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन थीटा से दिखाएंगे। क्या बेटा, डिस्कस हम लोग डिटेल से करेंगे, ठीक है। अभी समझ लो, केवल देख लो।
दो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर। हम इसको डायग्राम से दिखाएंगे भी, है ना, टेंशन ना ले। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, ठीक है जी, वेलोसिटी। ये भी दो तरह का, कौन कौन, तो लीनियर और एंगुलर। तो लीनियर वेलोसिटी अपन v से दिखा रहे हैं, ठीक है, ये कहां होगा इसको भी डायग्राम पे देखते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से दिखा रहे हैं, इसको भी डायग्राम पे देखेंगे। अच्छा, तीसरा देखो एक्सेलरेशन, ठीक है जी, एक्सेलरेशन ये भी दो तरह का, एक लीनियर एक्सेलरेशन, बेटा इसको अपन a से दिखा रहे हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन जब हम बात करते हैं ना, ये एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पे इनके बीच में रिलेशन पढ़ना है मेरे को, ठीक है जी, एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, क्या रिलेशन भाई, इनके बीच में क्या रिलेशन है और इसके बीच में क्या रिलेशन है। जब एक बार इस दोनों लीनियर और एंगुलर के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे, उसके बाद इन सब में आपस में कोरिलेशन, और यहां तक करते करते आप बहुत हद तक, है ना, आप इस क्वांटिटीज को पहचानना शुरू कर देंगे, क्वेश्चंस को आप बनाना शुरू कर देंगे। यहीं से देखो आपको लग रहा हो, या आपने कभी अगर बुक में देखा होगा तो आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत ही सिंपल चीज है सर, लेकिन बेटा यहीं से देखो हम आईटी के क्वेश्चंस को आपको दिखाना शुरू कर देंगे। यहीं से हम आपको नीट के क्वेश्चंस और आपके स्टैंडर्ड 11th के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक है और आपको ध्यान से समझना है इसको। चलो आ जाओ, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर क्वांटिटीज में ये डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा करते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट, what is linear displacement and angular displacement? So the first aim to see over the diagram how this linear and angular velocity displacement can be understood. कैसे इसको समझ सकते हैं linear और angular displacement को, ठीक है। चलो ये देखो, ये तो अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। डायरेक्शन पे चर्चा नहीं करेंगे, वेलोसिटी पे हम चर्चा नहीं करेंगे। वेलोसिटी तो ऑफकोर्स यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों में डायरेक्ट वेलोसिटी चेंज रखे हुई, क्योंकि डायरेक्शन सर्कुलर मोशन की जैसी बात आ गई तो डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है, इसीलिए स्पीड पे फोकस करेंगे। स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट, पहला हमारा क्वांटिटी आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझो। ये हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल बना रहे हैं, डायग्राम जो हम बना रहे हैं बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना रहा है, आपको फोकस करना होगा, समझना होगा इसको। आज बहुत ज्यादा क्वांटिटीज नहीं पढ़ेंगे, आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे क्वांटिटीज को और उसके बाद अगले लेक्चर्स में और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखो हमने एक सर्कुलर ट्रैक बना लिया, चलो भैया सर्कुलर ट्रैक, दिक्कत होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमको, है ना। चलो हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को फिर से बना दें, अगर बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है तो। डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर ट्रैक हमने बना लिया, सेंटर हमारा है O, दिस इज आवर सेंटर, रेडियस हमारा ये है। चलो पार्टिकल यहां से चलना, यहां पे हमने एक स्टोन ले लिया, किसी पर्टिकुलर टाइम पे A पे ये पार्टिकल है, at any instant we are considering the particle is at A and radius of the path it is the R, इसका रेडियस जो है पाथ का हमने R ले लिया। चलो अब हम क्या करते हैं ना, पार्टिकल को छोड़ते हैं, ये भागना शुरू करे, ये घूमना शुरू करे। मान लो कि यहां से यहां आया, B तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा जी, B तक ये पहुंचा, ये अभी भी रेडियस क्या है, R है। अब देखो अगर कोई एंगल देखना चाहे यहाँ पे कि ये कितना एंगल ट्रेवल किया है, कुछ तो हो गया, थीटा होगा, ठीक है, ये क्या होगा जी, थीटा होगा। तो ये थीटा जो चला है, ये थीटा, ये एंगल के फॉर्म में इसका डिस्प्लेसमेंट है। जबकि अगर ये पार्टिकल इस पाथ के ऊपर कितना चला, इसको अगर फाइंड आउट करना चाहे तो बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए, ये स्मॉल इंटरवल के लिए अगर देखोगे तो ये वाला जो पाथ होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। याद रखना, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल वी आर कंसिडरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर वेरी स्मॉल पाथ वी आर कंसिडरिंग, तो ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। उस समय हम इसको L से अगर रिप्रेजेंट कर दें, किसको भाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ आप इसको कह सकते हैं फॉर शॉर्ट रेंज। ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कौन भाई, एल। एल जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, और थीटा जो है ये कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं ना कि आपको रोक के बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखवा सकते हैं, तो बेटा हम डेफिनेशन जो भी बोलेंगे आप वीडियो को रोक के पीछे जाके वीडियो को फॉरवर्ड है ना बैकवर्ड करके आप डेफिनेशंस को लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। एक बार हम डेफिनेशन बोले दैट इज द एनफ। देखो बेटा ध्यान सुनो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इट इज द एंगल ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल while moving on circumference of circular path, all right, while moving on circumference of track, that is the angle, it is the angle traversed। मतलब बेसिकली समझ लो कि ये एंगल है, और ऐसा यूनिट ऑलरेडी आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ रखा है। हम एंगल के लिए ऐसा यूनिट रेडियन यूज करते हैं, ठीक है जी, रेडियन यूज करते हैं। तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम एक बार फोकस कर लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा, ऐसा यूनिट इसको अपन लेंगे ना रेडियन, ठीक है जी, हाँ रेडियन। अच्छा, अब देखो ध्यान से भाई, रेडियन हमारा हो गया ऐसा यूनिट। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन देख लेते हैं एक बार। हमको तो लगता है कि आपको याद आ गया होगा, आपने स्टैंडर्ड 10th में भी इसके बीच में रिलेशन पढ़ा है। अगर ये एंगल बहुत स्मॉल हो या ये पार्ट बहुत स्मॉल हो, फॉर दिस एंगल थीटा इफ दिस इज द आर, ये आर्क के जैसे होता है, आर्क, ठीक है जी। तो क्या होता है, अगर बहुत ये स्मॉल हो, ये अगर परपेंडिकुलर के जैसा दिख रहा हो, तो आप tan थीटा यहां पे लगा सकते हैं। एंड फॉर वेरी स्मॉल एंगल tan थीटा अप्रॉक्स इक्वल्स टू थीटा। वैसे tan थीटा क्या लिख सकते हैं, P बाई बी परपेंडिकुलर बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा L डिवाइडेड बाई R। और बहुत स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल के लिए tan थीटा और थीटा इक्वल होता है, sin थीटा और थीटा बेटा इक्वल होता है। इसको भी आप रखेंगे, ठीक है, ये आगे कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो अपन क्या कहते हैं, डायरेक्ट हम लोग जानते हैं रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर। इसको याद रखें, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर, या आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना आर थीटा, ठीक है जी, आर थीटा। ये हमारा हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। अब देखो यहां से आप अगर ध्यान से देखोगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम रेडियन बोल रहे हैं, ऐसा यूनिट में रेडियन जिसको हम बोल रहे हैं, ये बेसिकली दे क्या रहा है, तो ये बेसिकली अगर आपको देखेगा, आप यहां से देख सकते हो L बाई आर भी आ रहा है, देखो L बाई आर। अब आप कह सकते हैं कि सर अगर ये L बाई आर है तो इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है, ठीक है। अब ये क्या है, तो आप खुद सोचो कि आखिर में क्या है भाई, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है। हाउ इज इट पॉसिबल सर, तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि बेटा R जो है और L, यानी कि रेडियस आप ऐसे मेजर कर रहे हैं और L को आप जो मेजर कर रहे हैं, ये दोनों अलग प्लेन में ही आप मेजर कर रहे हैं। थीटा एक अलग प्लेन में ही आ जाता है, इसीलिए ये दोनों क्वांटिटीज का जो यूनिट्स होता है वो प्लेन ही चेंज हो जाता है, जिसको हम रेडियन में स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए ये रिलेशन यूनिटलेस भी हो सकता है, ठीक है, बट इसका एक दूसरे प्लेन में एक स्टैंडर्ड यूनिट ही बना दिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ सिमिलर यूनिट ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। दो ऐसे क्वांटिटीज का ये रेशियो है जिसका यूनिट क्या है, सेम है, क्योंकि वो एक ही प्लेन में, ये अलग वाले प्लेन में ही आपको मिलता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो ये रेडियन और डिग्री, अब आपको याद भी आ रहा होगा ना कि डिग्री, सर ये डिग्री भी लेते हैं ना, 30 डिग्री 20 डिग्री, तो डिग्री और रेडियन में भी रिलेशन आपको पता है। हम बहुत ही बेसिक बात कर रहे हैं, ये सोच के कि आप ये स्टैंडर्ड 11th में जस्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो डिग्री और रेडियन में भी आपको रिलेशन पता है। अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भाई डिग्री और रेडियन में रिलेशन नहीं पता है, तो वो समझ जाएंगे कि ये हमारा जो 180 डिग्री होता है, इसको हम लोग पाई रेडियन के इक्विवेलेंट भी लिखते हैं, ठीक है। 180 डिग्री जो है कि वो पाई रेडियन। अब ये हमारा पाई रेडियन, मतलब इसको डिग्री में अगर पाई का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, तो ये 180 डिग्री है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री हम लिख रहे हैं डिग्री में, ठीक है। लेकिन इसी पाई का वैल्यू रेडियन में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमको मिलेगा 22/7, है ना। तो ये डिग्री में और ये रेडियन में हम इस तरह से क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का वैल्यूज हमको मिल रहा होगा। ये 3.14 इसको आप बोलते हैं। क्या ये तो हम लोग आगे चल के भी देख सकते हैं, या हम लोग ऐसा यूनिट जब पढ़ रहे थे या फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह पढ़ रहे थे उस चैप्टर में पढ़े होंगे। चलो आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वांटिटीज की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कुछ क्वेश्चंस भी निकल के आएंगे हमारे सामने। चलो भाई इसको हम मिटा देते हैं। आई होप इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आया होगा। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, इसमें हम लोग एक रिलेशन भी स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम याद रखेंगे। L इक्वल्स टू थीटा आर या आर थीटा। वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। वेलोसिटी, ठीक है, तो कौन सा वेलोसिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा, इसका सिंबल हो जाएगा ओमेगा। ये डब्ल्यू की तरह लिख रहे हैं, इसको अपन ओमेगा बोलते हैं। अब ये है क्या समझो। हम फिर से उसी डायग्राम पे चलते हैं जो सर्कुलर ट्रैक पे था। ये सेंटर है और ये हमारा पार्टिकल यहां से चलने वाला है आर रेडियस का। तो जब हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो पार्टिकल का वेलोसिटी अभी जो हमको दिख रहा है, जो पोजीशन यहां पे कुछ इधर होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी। जब ये पार्टिकल यहां पे होगा तब इसका लीनियर वेलोसिटी जो होगा वो कुछ इधर होगा। मतलब स्पीड कांस्टेंट रहते हुए भी डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। हर जगह डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या भाई कांस्टेंट है। इसने कितना एंगल चला, तो ये एंगल हमने ट्रेवर्स किया थीटा, और हमको पता है कि ये थीटा क्या है, तो ये थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां पे हम लोग इसको कोरिलेट करना चाहें तो हमको यहाँ पे एल भी मिलेगा जो कि एंगुलर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे हम लोग रिलेशन लिखते थे लीनियर में वेलोसिटी को डिफाइन करते थे, उसी तरह से यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफाइन करेंगे। तो क्या भाई, तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ और नहीं, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि ओमेगा इज डी थीटा ओवर डी टी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम इसका ऐसे नोट लिख सकते हैं ना बेटा। ये हो जाएगा रेडियन किसका, थीटा का, और इसका सेकेंड। इसका मतलब इसका ऐसा यूनिट आ गया रेडियन पर सेकेंड। हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है जी, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी टी। अच्छा अब एक चीज जरा ध्यान समझो, इस ओमेगा का दो नाम है। इस ओमेगा को हम लोग दो नाम से जानेंगे। क्वेश्चन में आएगा, इसको दो तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं। अब कहां कौन सा इसको ट्रीट करना है ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। ओमेगा को हम लोग एक नाम से जानेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जब हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तब इसका फॉर्म कैसा होगा, और जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तब इसका फॉर्म कैसा होगा, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ध्यान से देखो तो भाई एक चीज, हमारे पास एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई? L इक्वल्स टू थीटा आर। ओके, L इक्वल्स टू थीटा आर, ये हम लोग जानते हैं ना, as we know that। अगर इसको, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा हमको? देखो तो dl बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब बताओ ये थीटा चाहे कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज करे, ये पार्टिकल कितना भी चक्कर लगा जाए, क्या रेडियस चेंज हो जाएगा? रेडियस ये तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो यहां पे कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और डिफरेंशिएशन किसका होगा भाई? डी, डेफिनेशन होगा थीटा का। अब देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डी थीटा बाई डी टी है क्या? ये हो गया हमारा ओमेगा, और डीएल बाई डी टी ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो रेट चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी होता है। ये v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। ये हम लोग रिलेशन निकाल दिए, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन v r एंड
ओमेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। वैसे ये वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग रिलेशन लिखेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। अब ये आप पूछ सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि ये सर v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r क्यों, v इक्वल्स टू r क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं, है ना, r क्रॉस ओमेगा। तो हम इसको आपको बताएंगे अभी, और ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर में v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r क्यों, r क्रॉस ओमेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है आप ओमेगा क्रॉस r या r क्रॉस ओमेगा लिखे, दोनों बात बराबर नहीं है ना। मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नो डाउट, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओमेगा क्रॉस r अगर पॉजिटिव y की तरफ है तो r क्रॉस ओमेगा नेगेटिव y की तरफ चला जाएगा। ये तो सबको पता है भाई, है ना। ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में ही बहुत ही हद तक क्लियर हो जाते हैं। अब देखो ये जो डायरेक्शन है v, ध्यान समझेंगे, v जो डायरेक्शन है तो उस v का डायरेक्शन किधर है, तो यहां पे लीनियर डायरेक्शन में है। r का डायरेक्शन क्या है, इधर है। वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, याद रखेंगे r का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान सुनेंगे, r का डायरेक्शन हमेशा हम लोग सेंटर से अवे की तरफ दिखाते हैं। ये आप बार बार यूज कीजिएगा, रोटेशन में इसको जम के को रिलेट किया जाएगा। तो सेंटर से बाहर की तरफ r को दिखाते हैं, यहां पे दिखाओ या यहां पे दिखाओ, जहां से भी दिखाना हो, r हमेशा सेंटर से अवे। अगर यही हम सेंटर के लिए अंदर की तरफ जाएंगे तो r जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या है, r कैप अगर लिखते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये r का डायरेक्शन हो गया, और v का तो ऑलरेडी हमको डायरेक्शन दिख रहा है। ओमेगा का जो डायरेक्शन होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे सर्कुलर ट्रैक हमारा ये है, कुछ इस तरह का हॉरिजॉन्टल, है ना, तो ओमेगा या तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर होगा या तो परपेंडिकुलर नीचे होता है, ठीक है। अब देखो पार्टिकल जिस तरह से मूव करे उस तरह से राइट हैंड को, मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है उस तरह से आप फोल्ड करो। जैसे अगर पार्टिकल ऐसे मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो अपने 4 फिंगर को इसी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओ, जैसे भी चल रहा है, और ये जो थंब होगा वो थंब का डायरेक्शन आपको दे देगा ओमेगा का डायरेक्शन। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। अगर 4 फिंगर मोशन को दिखा रहा है, किसके मोशन को, पार्टिकल के मोशन को, तो थंब किसको दिखाएगा भाई, तो थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पे इस केस में अगर हम लोग बात करें, चलो इसको चेक करते हैं, इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r हमने सही लिखा या नहीं। तो हमको पता है कि ओमेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अच्छा 10th को एक बार याद करो बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड को हम लोग डॉट लिखते थे या क्रॉस, तो यहां पे अगर ओमेगा का डायरेक्शन दिखाते हैं तो ये होगा डॉट, सबको याद होगा, ठीक है जी। चलो अब यहां पे हम लोग चेक करते हैं कि ओमेगा क्रॉस r होना चाहिए या r क्रॉस ओमेगा। तो ओमेगा किधर है, बाहर, ये हमने ले लिया, ये बाहर का डायरेक्शन है ओमेगा, ये इस तरह से, ये बाहर का डायरेक्शन है ओमेगा, हाँ भाई, और r किधर है भाई, r इधर है। तो ओमेगा क्रॉस r, 4 फिंगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ओमेगा बाहर की तरफ और r इधर, ठीक है। इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं ओमेगा इधर और r किधर भाई, उधर जा रहा है, तो 4 फिंगर जाना चाहिए r की तरफ। तो ये किसका डायरेक्शन देगा, v का देना चाहिए। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि ये डायरेक्शन किसका, v का। देखो डायरेक्शन v का आ रहा है, बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर यही r क्रॉस ओमेगा रखते तो देखो क्या हो जाता, मतलब 4 फिंगर को आपको रखना है r की तरफ और फोल्ड करके किधर जाना, ओमेगा, ओमेगा किधर भाई, इधर है। तो हम तो ऐसे घुमा नहीं सकते, हमको हाथ को ऐसे रखना होगा, तो ऐसे घुमाएंगे तो v किधर, नीचे, जबकि v किधर है, ऊपर है। इसका मतलब v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r ही हमको लिखना होगा। आप याद कर लो रोटेशन में, ठीक है, भंवर, ऑलराइट, भंवर इन रोटेशन, भंवर एक वर्ड होता है, ठीक है। v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, भंवर हिंदी का एक वर्ड है, सो यू कैन रिमेंबर बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑलराइट। अब देखो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r हमको अगर मिल गया, जिसमें हमको पता है कि r कांस्टेंट है, बेटा डायरेक्शन r का चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड तो r का कांस्टेंट है ना, है कि नहीं जी। अब v और ओमेगा जो है वो कैसे कोरिलेट होगा, अगर v का वैल्यू बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा अगर बढ़ेगा तो v का वैल्यू बढ़ेगा, कब, r को कॉन्स्टेंट है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखो होता क्या है, ओमेगा को जब हम समझ जाएंगे, ओमेगा को हम लोग जब समझ जाएंगे तो एकदम हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। समझो ध्यान से, इसको हम मिटाते बेटा। चलो उसके बाद हम लोग और भी कुछ इससे इंटरेस्टिंग चीज को सीखेंगे ओमेगा और r के बीच में, ये ओमेगा और v के बीच में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा। हाँ जी, तो देखो
यहां पे हो गया है, मान लो हम एक इतना बड़ा रेडियस ले लिया और इसमें हम एक स्टोन को घुमाना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट द परफेक्ट सर्कल, चलो इसमें हम घुमाना शुरू करते हैं। एकदम फोकस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, अब देखो यहां पे जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी, यहां पे उसका वेलोसिटी, यहां पे जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी, और जो पार्टिकल यहां पे उसका वेलोसिटी, तीनों को स्टडी करते हैं। यहां पे जो पार्टिकल है हम उसके वेलोसिटी को लिख रहे हैं, जब ये ऐसे घूम रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे जो पार्टिकल उसके वेलोसिटी को हम v1 लिख दिए, यहां वाले पार्टिकल का हम वेलोसिटी लिख दिया v2, और यहां वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हम लिख दिए v3। ऑफ कोर्स तीनों पार्टिकल के रेडियस क्या है, अलग अलग है। देखो इसके लिए अगर रेडियस लेंगे सेंटर से तो 0, इसके लिए रेडियस लेंगे अगर मान लो r है, और ये यहां से यहां r है, और यहां से यहां तक ये r है, जबकि ये मान लो 2r है, और 2r है, तो अब देखो तो इसके लिए ओमेगा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, इसके लिए ओमेगा बढ़ जाए घट जाए। बहुत ही कंफ्यूजिंग हो आपके लिए, अगर ये कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ रहे हैं आप तो ध्यान से समझिए। हम जैसा बोले कि बहुत थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी हम आपको बताएंगे आज। तो यहां पे देखो बेटा क्या होगा, ओमेगा का एक और मतलब है, इसको समझो। अगर ये सर्कुलर पाथ है और यहां से ये चलना शुरू करे, ये लाइन चलना शुरू करे, तो ओमेगा मतलब अगर ये लाइन चलना शुरू कर दे, ठीक है, ये लाइन चलना शुरू कर दे, तो ये वाला पॉइंट अगर 1 मिनट में यहां से घूम के वहां आ जाए तो इस पॉइंट को कितना टाइम लगेगा? तो आंसर है ये पॉइंट भी 1 मिनट में उतना ही चलेगा, लेकिन इसको इस पॉइंट को लेंथ ज्यादा चलना है, जबकि इस पॉइंट को लेंथ कम चलना है। इस पॉइंट के बारे में सोचो, तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट सबसे ऊपर वाले पॉइंट के बारे में सोचो, तो इस वाले पॉइंट को सबसे ज्यादा लेंथ चलना है, लेकिन इसको भी तो इन तीनों के साथ ही, इनके साथ ही पहुंचना होगा ना, यहाँ पे घूम के। ऐसा थोड़ी ना कि ये घूम के आ गया और ये भी जा ही रहा है। एक ही लाइन पे अगर रखे हैं, एक रॉड है, एक ही रॉड पे 3 पॉइंट अगर डिस्कस करते हैं और इसको घुमाते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तीनों पॉइंट को एक ही टाइम में हमको कवर करना होगा। और ये ओमेगा था क्या? तो ओमेगा समझो, ओमेगा था थीटा बाई टी डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब जो भी आप टाइम दिए हैं उस टाइम में सबको थीटा क्या है, सेम कवर करना है। हर एक पार्टिकल को थीटा क्या होगा, सेम। अगर ये 180 डिग्री कवर किया, 90 डिग्री कवर किया, तो ये भी 90, ये भी 90। अगर ये घूम के यहाँ पे आ जाए, अगर ये 180 डिग्री घुमाए तो इसको भी 180 डिग्री घूमना होगा, इसको भी 180 डिग्री घूमना होगा। यानी कि और तीनों को टाइम भी तो सेम मिला है। एक रॉड पे 3 पॉइंट है, घुमा रहे हैं आप, तो तीनों को टाइम भी सेम मिला। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया तीनों पॉइंट का ओमेगा सेम होगा। इसको समझो, ओमेगा तीनों का क्या होगा, सेम होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी तीनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम, ओमेगा कांस्टेंट। तो याद रखेंगे हर एक पॉइंट पे ओमेगा, अगर यहाँ ओमेगा 1 मान लो, इसको ओमेगा 2 मान लो, इसको ओमेगा 3 मान लो, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2, अब यहाँ 1 2 3 लेना तो कोई बात ही नहीं है। अब ये तीनों का तीनों क्या होगा, ओमेगा होगा। याद रखेंगे बेटा, रेडियस इसका कम, इसका ज्यादा, ओमेगा हमेशा सेम होगा। हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा, और हर एक पार्टिकल का अगर ओमेगा सेम है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे जो पार्टिकल है जिसका रेडियस 0 है, सेंटर पे ही है, इसको वेलोसिटी क्या फील होगा, 0, चल ही नहीं जा, है ना। यहाँ पे जो पार्टिकल है इसको क्या वेलोसिटी मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, दिस इज ग्रेटर देन v1। और यहाँ पे जो पार्टिकल है सबसे तेज होगा, इसका वेलोसिटी इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। v इक्वल्स टू आर ओमेगा से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे भाई? तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, इस वाले पार्टिकल के लिए, इस वाले पार्टिकल के लिए r, अगर r है, ठीक है, तो इसका v हो जाएगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा। और इस वाले v2 के लिए तो v1 हमारे पास क्या है, r ओमेगा, जबकि सॉरी v2 ना, v2 अगर r ओमेगा है तो v3 क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 2r टाइम्स ओमेगा। क्यों भाई? ओमेगा दोनों का सेम है। तो यहाँ पे सिंपली हम आपको बस ये फील करवा रहे हैं कि ओमेगा को कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, ओमेगा है क्या। बेसिकली ओमेगा क्या है, लीनियर रिलेशन को ही हम लोग स्टडी किए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे इस ओमेगा को किस तरह से एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आप स्टडी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।